हेलो गाइस। तो आज की जो वीडियो है बहुत टाइम बाद आ रही है, काफ़ी टाइम से वीडियो बनाई नहीं थी। थिंग्स वर गोइंग ऑन इन द लाइफ के काफ़ी ऑक्यूपाइड हो गया था उसमें। तो फाइनली आज कोशिश करूँगा दोबारा के वीडियोस डालें। एंड अब थोड़ा सा चैनल को मैं कोशिश करूँगा जितने भी फॉर्म्स हैं हमारे ओरिया के, या जितने भी रियल एस्टेट ट्रांजेक्शन के क्वेश्चंस होते हैं या क्वेरीज आते हैं लोगों की, उस पर वर्क करेंगे हम। तो आज की जो वीडियो है वो इंटेरियो फॉर्म 100 की है। इट्स अ फॉर्म फॉर परचेज एंड सेल। तो इस फॉर्म को हमने काफ़ी सिंप्लीफाई करा है क्लॉजेस को हिंदी लैंग्वेज में। एंड बहुत क्रक्स में बताया है चीज़ों को, बहुत शॉर्टकट में बताया कि जो उस क्लॉज का जो प्री प्रिंटेड क्लॉज है उनका मतलब क्या है। तो अगर आपके कोई क्वेश्चंस है, क्वेरीज है, यू कैन पॉप अप। एंड आई होप ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी बायर्स को भी, सेलर्स को भी, स्पेशली ये फर्स्ट टाइम होम बायर्स हैं, उनको काफ़ी इशू रहता है, काफ़ी कंसर्न रहता है। आई वॉन्ट से इशू बट कंसर्न रहता है कि हम किस पे साइन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या लिखा क्या हुआ इस फॉर्म के ऊपर, क्योंकि इतने पेजेस लोग पढ़ते नहीं हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा आपको, या अगर आप एजेंट हैं, फील्ड में नए हैं, तो उसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा समझने में। वीडियो देखते हैं। माइक नहीं है, वीडियो हो सकता है कुछ स्टार्टिंग में एको करेगा, बट स्लोली मैंने ट्राई करा अपनी पिच को हाई करने के लिए, जिससे कि आपको समझ आए। अभी माइक भी आजकल मैं ले आऊँगा तो और बेटर वॉइस हो जाएगी। एंजॉय द वीडियो गाइस एंड लीव द कमेंट। थैंक यू। हेलो गाइस, तो आज हम बात करेंगे एग्रीमेंट परचेज एंड सेल की। इसको फॉर्म 100 भी बोल देते हैं। दिस इज़ अ फॉर्म बाय ओरिया ओंटारियो रियल एस्टेट एसोसिएशन। ये फॉर्म यूज़ होता है जब भी हम किसी प्रॉपर्टी पे ऑफर डालते हैं एंड वी आर इंटरेस्टेड टू बाय द प्रॉपर्टी। तो अक्सर क्या है, ये जो फॉर्म्स के क्लॉजेज हैं, प्री प्रिंटेड क्लॉजेज होते हैं फॉर्म के अंदर। सबको पता नहीं है कि इन क्लॉजेज का मतलब क्या है, स्पेशली जो नए बायर्स होते हैं। दे आर लाइक पीके, इसका मतलब क्या है, दे सो मेनी क्लॉजेज इन इट, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन अस। एंड इवन द न्यू एजेंट्स, सो एक भी वीडियो मैंने देखी नहीं है यूट्यूब पे जो कि हिंदी लैंग्वेज में या उर्दू में है। सो इट्स अ ट्राई टू मेक इट ईजियर फॉर एवरी वन। जो भी लोग हमारे देख रहे हैं उनको थोड़ा ईजिली अंडरस्टैंड हो जाएगा, चाहे वो बायर्स हैं, सेलर्स हैं या ही एजेंट्स हैं, तो उनके लिए थोड़ा कन्वीनियंस हो जाएगा। तो शुरू करते हैं इस क्लॉज के लिए। तो पहले तो आता है डेट, आती है यहाँ पे जिस दिन आपका अग्रीमेंट जा रहा है। अगर आज अगस्त 30 है तो आज की डेट आ जाएगी, या बायर का नाम, सेलर का नाम, या प्रॉपर्टी का एड्रेस आ जाएगा जिसके लिए हम ऑफ़र भेज रहे हैं। यहाँ परचेस प्राइस आ जाएगा आपका, जितने का आप लेने में इंटरेस्टेड हैं। लेट्स सपोज मिलियन की प्रॉपर्टी है, $1,000,000 आ जाएगा। डिपॉजिट आ जाएगा 50,000 फॉर एन एग्जाम्पल। तो यहाँ पे आपके इन लेटर्स आ जाएंगे। अब शुरू करते हैं क्लॉज का। पहला क्लॉज है इररिवोकेबिलिटी। इसका मतलब क्या होता है, जब भी कोई बायर ऑफर भेज रहा है सेलर को, तो उसमें एक डेट एंड टाइम दिया जाएगा। लेट्स सपोज आज अभी सुबह के 9 बजे हैं, अगस्त 30 है, मैं ऑफ़र भेज रहा हूँ और मैं कहूँगा ओके, अगस्त 30 रात को आज 10 बजे तक मेरे को आंसर चाहिए फ्रॉम द सेलर, अगर सेलर इंटरेस्टेड है कि नहीं। तो यहाँ पे मेरा टाइम आ जाएगा, लेट्स सपोज 10 PM, एंड यहाँ पे मेरी डेट आ जाएगी अगस्त 30। तो उसमें क्या रहेगा, अगर तब तक सेलर रिस्पॉन्ड नहीं करता आपको, या तो ये ऑफर नल एंड वॉइड हो जाता है, विच मीन्स इट द ऑफर डज नॉट एग्जिस्ट। Either you can put September 1st as well and a specific date. It all depends कि मार्केट कंडीशंस कैसी हैं, आप कितनी जल्दी रिस्पॉन्स सेलर से देना चाहते हैं। सेकंड आता है कंप्लीशन डेट। कंप्लीशन डेट को क्लोजिंग डेट भी बोल देते हैं। ये डेट वो होती है जिस दिन आपको प्रॉपर्टी का अपना वेकेंट पोजीशन चाहिए, विच कुड बी आफ्टर 2 months 3 months, डिपेंडिंग कि आपकी क्या अग्रीमेंट होती है म्यूचुअली कि कब आप प्रॉपर्टी लेते हो। जनरली ओंटारियो में 90 डेज का क्लोजिंग पीरियड, क्लोजिंग टाइम लेते हैं 3 months का, बट इट वेरीज अगेन। अब थर्ड आता है नोटिस। अब नोटिस का मतलब क्या है, बेसिकली जो हम एजेंट्स होते हैं, चाहे सेलर्स हैं चाहे बायर्स हैं, दे आर वर्किंग फॉर दे आर हायर्ड बाय ब्रोकरेज। हायर्ड बाय मीन्स वी गाइस वर्किंग अंडर द अम्ब्रेला ऑफ अ ब्रोकरेज इंडिपेंडेंटली। तो जैसे मेरे ब्रोकरेज रॉयल स्टार है, आई एम एसोसिएटेड विद रॉयल स्टार, एंड मेरे बायर क्लाइंट ने मेरे को हायर करा हुआ है। तो नोटिस का मतलब ये होता है, इट इज़ माई ड्यू डिलीजेंस कि जिस भी मेरे बायर ने मेरे को हायर करा है या मेरी ब्रोकरेज को हायर करा है सर्विसेज के लिए, सो आई एम रिप्रेजेंटिंग द बायर। तो जो भी कम्युनिकेशन करना है टू द सेलर, और चाहे मैं सेलर की तरफ से काम कर रहा हूँ एज एन एजेंट, चाहे मैं बायर की तरफ से काम कर रहा हूँ एज ए एजेंट, बायर एजेंट और सेलर्स एजेंट की अपने खुद की ब्रोकरेज होंगी। बट इस क्लॉज का सिंप्लीफाई मतलब ये होता है
कि जो भी बायर्स एंड सेलर्स का कम्युनिकेशन हो रहा है, जो भी नोटिस जा रहे हैं, दिस इज गोइंग थ्रू एन एजेंट एंड वी आर रिस्पॉन्सिबल टू मेक श्योर दैट वी पास ऑन दिस कम्युनिकेशन टू एवरीवन। एंड इसके अंदर एक का मल्टीपल रिप्रेजेंटेशन का भी होता है कि जो भी लेट्स सपोज कि कई बार क्या होता है, जैसे जब डील्स होती हैं, जैसे मैं रॉयल स्टार की तरफ से हूँ एंड हो सकता है सेलर मेरा होगा रीमैक्स, ये भी ब्रोकरेज है उसकी तरफ से, एंड माय नेम इज़ एक्स एंड द अदर एजेंट नेम इज़ वाई। तो सेलर वाई है और बायर एजेंट एक्स है। तो क्या रहता है समटाइम्स मोस्टली तो करेगा कि डिफरेंट डिफरेंट ब्रोकरेज होंगी, मैं रॉयल स्टार को वो रीमैक्स हो गया, बट काफ़ी कंडीशन में क्या होता है मल्टीपल रिप्रेजेंटेशन हो जाती हैं, जिसका मतलब मैं रॉयल स्टार का एजेंट हूँ और दूसरा जो सेलर एजेंट है वो भी रॉयल स्टार का है। और उस केस में क्या रहेगा, मेरी ड्यू डिलिजेंस है, अगर मैं बायर को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो आई कैन नॉट डिस्क्लोज कि उसकी पर्सनल सिचुएशन क्या है, कि बायर बहुत ही ज़्यादा डेस्परेट है लेने को, वो और भी ज़्यादा प्रॉपर्टी के पैसे दे सकता है। एंड सेम गोज़ टू द अदर एजेंट जो रॉयल स्टार के लिए काम कर रहा है, जो सेलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो भी नहीं बोल सकता अभी मेरा सेलर बहुत डेस्परेट है प्रॉपर्टी बेचने के लिए, काफ़ी टाइम से वो ट्राई कर रहा है, काफ़ी महीनों से ट्राई कर रहा है, ऑल दैट, ये जो भी उसकी फाइनेंशियल पर्सनल सिचुएशंस हैं तो वो भी डिस्क्लोज नहीं करता। तो नोटिस का मतलब ये होता है। सो फोर्थ आता है चैटल्स। व्हाट इज चैटल्स? चैटल्स बेसिकली क्या होता है, जब भी आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं उसमें जो फ्रिज है, स्टोव है, या उसके कर्टन्स वगैरह, जो भी सारी एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं वो इसमें इंक्लूड हो जाती हैं कि चैटल्स में इंक्लूड कर रहे हैं हम ये चीज़ें। एंड देन अदर होता है फिक्सचर्स एक्सक्लूडेड। जनरली फिक्सचर्स क्या होते हैं, वॉट एवर इज़ अटैच टू द प्रॉपर्टी वो आपको प्रॉपर्टी के साथ मिलता है, बट कोई स्पेसिफिक फिक्सचर है, जैसे कोई स्पेशली कोई ऐसी पेंटिंग है या कोई ऐसा एक मिरर लगा हुआ है जो बहुत एक्सपेंसिव है, मैं बहुत अटैच हूँ उसके साथ एज अ सेलर, तो वो मैं नहीं देना चाह रहा बाहर को, तो मैं इसको एक्सक्लूडेड में डाल दूंगा फिक्सचर्स के यहाँ पे। रेंटल आइटम्स, रेंटल आइटम्स में आता है बेसिकली हॉट वाटर टैंक हो गया आपका, या फिर सिक्योरिटी सिस्टम हो गया। अगर कुछ भी रेंटल है मेरे घर में जो मैं बेच रहा हूँ तो वो मेरे को यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। HST, जो HST है जनरली क्या होता है कनाडा में, जो भी रीसेल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसमें HST ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है परचेज प्राइस में, बट जो प्री कंस्ट्रक्शन होती हैं उसमें HST एक्स्ट्रा ऐड होता है। तो जनरली जो भी रीसेल परचेज एंड सेल होगी उसमें HST आपका ऐड नहीं होगा, वो ऑलरेडी परचेज प्राइस के अंदर होगा। टाइटल सर्च, अब टाइटल सर्च जनरली क्या होता है, जब भी आपकी प्रॉपर्टी के वैकेंट पोजीशन आपको मिलने वाला है, लेट्स सपोज आज अगस्त 30 है एंड सितंबर 30 को प्रॉपर्टी का मेरे को वैकेंट पोजीशन मिल जाएगा, मेरी कंप्लीशन डेट जब मेरी क्लोजिंग हो जाएगी उससे 2 हफ्ते पहले जनरली लॉयर जो होता है, जो भी बायर लॉयर हायर करता है वो टाइटल सर्च को रन करता है। बेसिकली वो चेक करता है कि प्रॉपर्टी के टाइटल के ऊपर क्या कोई आउटस्टैंडिंग मॉर्गेज, कोई लीन्स तो नहीं है, कि टाइटल प्रॉपर्टी का क्लियर है। अगर तो क्लियर है देन डील गो अहेड करेगी आगे फर्दर, अदरवाइज वो डील फेल थ्रू हो जाएगी एंड बायर अपना डिपॉजिट ले सकता है अगर फुलफिल नहीं होती कंडीशन ये। तो फ्यूचर यूज़, फ्यूचर यूज़ क्या होता है, बेसिकली जो भी बायर है वो आज सेलर से प्रॉपर्टी ले रहा है और जो सेलर प्रॉपर्टी आज यूज़ कर रहा है एज अ रेजिडेंशियल यूज़ कर रहा है या अपनी फैमिली के लिए यूज़ कर रहा है, सिंगल फैमिली, तो एज इज़ मैं उसी यूज़ के लिए प्रॉपर्टी आगे फर्दर लेता हूँ। बट अगर बायर उसी प्रॉपर्टी को आगे लेट्स सपोज नीचे सलून में कन्वर्ट कर रहा है या कुछ भी कमर्शियल एक्टिविटी करने की कोशिश कर रहा है, तो उसके लिए सेलर लायबल नहीं है, बिकॉज सेलर ने जिस कंडीशन में और जब उसको प्रॉपर्टी बेची वो उसी यूज़ के लिए बेची जिसके लिए वो यूज़ कर रहा था। अगर बायर कुछ और चीज़ के लिए यूज़ करता है तो इट इज़ नॉट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेलर, इज़ नॉट लायबल फॉर एनीथिंग। टाइटल, अब टाइटल क्या होता है, काफ़ी बड़ा क्लॉज है, बट इस क्लॉज में इन क्रक्स क्या दिया हुआ है कि जो भी प्रॉपर्टी पे टाइटल जब रन होता है, जैसे लॉयर रन करता है, बेसिकली क्या होना चाहिए कि प्रॉपर्टी आपकी क्लियर है, इस प्रॉपर्टी पे कोई भी आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस नहीं है, एंड प्लस क्या देर आर नॉट एनी मेजर कॉवेनेंट्स। अब होता क्या है, एक तो प्रॉपर्टी आपकी बनी हुई है एंड इट इज़ ऑब्वियसली बिल्ड ऑन अ लैंड, तो जब भी आपकी प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं तो उसमें लॉयर चेक करता है कि प्रॉपर्टी के ऊपर तो कोई आउटस्टैंडिंग कॉवेनेंट्स या कोई लीन्स तो नहीं है, बट जो लैंड पे कॉवेनेंट्स होते हैं, कॉवेनेंट्स बोले तो लैंड पे जैसे लगा लो मेरा घर बैकिंग ऑन टू लेक है, मेरे घर के पीछे लेक है और मेरे घर के साइड से रास्ता निकलता है या मेरे घर के बैकयार्ड से रास्ता निकलता है उस लेक पे जाने के लिए, तो वो एक कॉवेनेंट है, एक रिस्ट्रिक्शंस है जो लैंड के साथ आती हैं। अब उस चीज़ को आई कैन नॉट गेट ओवर इट बिकॉज दैट्स फ्रॉम द सिटी,
दैट दिस इज़ एन एक्सेस पाथ जो आपके घर के पीछे बनाया गया है लैंड पे जाने के लिए। एंड और क्या हो सकता है, लेट्स सपोज मेरे घर के पास लेक है, एक रास्ता बना हुआ है, बट मेरे घर के पीछे फेंस नहीं है, वो भी कॉवेनेंट होता है जो लैंड के साथ आता है, उसको मैं अवॉइड नहीं कर सकता एज अ बायर। वो अगर मैं प्रॉपर्टी खरीदूंगा, जो प्रॉपर्टी के ऊपर लीन्स हैं या कोई कॉवेनेंट है वो तो मैं हटवा सकता हूँ, बट जो लैंड के ऊपर है वो मेरे को एज इट इज़ एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो, यू सेइंग यू नो व्हाट, आई डोंट वांट दिस कॉवेनेंट्स कमिंग फ्रॉम द लैंड, देन यू कैन tell the seller that you're not interested in the deal and you want to go back and you want to take the deposit back from the deal. और ऑल्सो इसमें कुछ माइनर ईजमेंट्स होते हैं जो कि प्रॉपर्टी की वैल्यू को लेट्स सपोज डैमेज नहीं करते। लेट्स सपोज टेलीफोन लाइन है, कोई वाटर लाइन है, तो वो भी चीज़ें सारी रिफ्लेक्ट होती है जब टाइटल करते हैं इसमें, तो वो सब लॉयर आपको बता सकता है। एंड अदर क्लॉज है क्लोजिंग अरेंजमेंट्स। क्लोजिंग अरेंजमेंट्स में क्या होता है, बेसिकली जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं या बेचते हैं तो इसमें स्पेसिफिक डेट्स होते हैं कि इस दिन हम टाइटल सर्च करेंगे, इस दिन हम क्लोजिंग करेंगे, इस दिन हमारा डिपॉजिट आता है लाइक विद इन 24 आवर्स ऑफ द डील। तो ये सब डेट्स हैं कि जो भी क्लोजिंग अरेंजमेंट्स हैं उसी टाइम के मुताबिक सारी चीज़ें होनी चाहिए, जिससे कि ना ही सेलर इफेक्ट हो ना ही बायर इफेक्ट हो। हाँ, डेट्स चेंजेस हो सकती हैं, आप क्लोजिंग डेट भी चेंज कर सकते हो, सब कुछ चेंज कर सकते हो, बट दैट इज़ थ्रू म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। बट अगर कोई भी बायर या सेलर इन क्लोजिंग अरेंजमेंट्स की डेट्स पे खरा नहीं उतरता, लेट्स सपोज क्लोजिंग अगर आपकी सितंबर 30 को होनी है, नहीं हो पाती किसी कारणवश, और आप वो उसको हेड्स अप करके अमेंडमेंट नहीं कराते, तो उसमें बायर लायबल है, बायर अपना डिपॉजिट भी खो सकता है या बायर के ऊपर सू भी हो सकता है। 12th है डॉक्यूमेंट्स एंड डिस्चार्ज। इसका मतलब क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स में क्या है, अगर किसी सेलर के पास कोई भी स्केच है या सर्वे है प्रॉपर्टी का, तो वो बायर को प्रोवाइड कर देगा एट बिफोर द क्लोजिंग डेट और एज अर्ली एज पॉसिबल। बट अगर सेलर के पास स्केच या सर्वे नहीं है, ही इज़ नॉट लायबल, ही इज़ नॉट बाउंडेड टू प्रोवाइड दैट। एंड डिस्चार्ज मतलब कि जनरली जो बायर्स एंड सेलर है दोनों के ऊपर मॉर्गेज होगी, तो इसमें जो सेलर्स लॉयर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि वो सेलर का मॉर्गेज के ऊपर से टाइटल पे से नाम डिस्चार्ज करे, और जो बायर लॉयर है वो बायर का नाम चढ़ा सके ऊपर, विच मीन्स सेलर की मॉर्गेज हट गई एंड बायर के ऊपर नई मॉर्गेज चढ़ जाएगी उसी घर की। इंस्पेक्शन, अब ये इंस्पेक्शन का जो क्लॉज है प्री प्रिंटेड, इसको मिक्स नहीं करना हमने जो स्केड्यूल में कंडीशंस डालते हैं। बेसिकली इंस्पेक्शन की इसका मतलब ये है कि आपको मौका दिया जाएगा, बट इट इज़ अप टू यू वेदर आपको एज अ बायर प्रॉपर्टी इंस्पेक्ट करवानी है कि नहीं करवानी, क्योंकि लेटली मार्केट इतनी अग्रेसिव रही है कि लोगों ने इंस्पेक्शंस कराई नहीं है, बिना इंस्पेक्शन के लोग प्रॉपर्टी ले रहे हैं। सो इट जस्ट अ मैटर ऑफ दैट क्लॉज, उससे स्केड्यूल का कोई लेना देना नहीं है। इट जस्ट टेल्स यू कि आपके पास अपॉर्चुनिटी है इंस्पेक्शन कराने की, आप अगर लेना चाहते हो तो। इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस में क्या होता है, जब तक प्रॉपर्टी की क्लोजिंग नहीं होती है तब तक क्या रहेगा, जो बिल्डिंग की इंश्योरेंस है वो सेलर के नाम पे होती है, राइट। अगर क्लोजिंग से पहले प्रॉपर्टी में कुछ डैमेज हो गया, जैसे फायर डैमेज हो गया या कुछ अर्थक्वेक डैमेज हो गया, नेचुरल क्लैमिटी होगी, तो वो बायर की मर्ज़ी है, चाहे वो अपना डिपॉजिट वापस ले ले सेलर से और आगे मूव ऑन कर दे, और इधर वो क्या कर सकता है, सेलर को बोल सकता है कि ओके अपने एक्सपेंस पे तू क्लेम कर दे इंश्योरेंस एंड प्रॉपर्टी ठीक करा लोगे, तेरे पैसों से, तेरी इंश्योरेंस है, एंड आई एम ओके टू कीप द प्रॉपर्टी एज अ बायर। तो दैट इज़ इट इज़ ऑल अबाउट दैट। और ऑल्सो इसमें एक बात बोलना चाहूँगा, जब भी आप प्रॉपर्टी की क्लोजिंग करते हो, लेट्स सपोज आपकी 30 सितंबर को क्लोजिंग है, सो मेक श्योर ऑन फ्रॉम 30th नए बायर की इंश्योरेंस भी चालू हो जानी चाहिए, बिना इंश्योरेंस की प्रॉपर्टी क्लोज नहीं होगी। प्लानिंग एक्ट, अब प्लानिंग एक्ट में क्या होता है, बेसिकली इसमें कंप्लाई करना पड़ता है प्लानिंग एक्ट की कंडीशन से। अगर कोई सेलर के पास पार्सल ऑफ लैंड है और वो उस लैंड का कुछ थोड़ा सा हिस्सा बेच रहा है, तो वो सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी एक्सपेंसेस है, जो भी सेवरेंस से कंडीशंस फुलफिल करनी है वो फुलफिल करके, एंड अगर कोई बाहर की कंडीशंस रिक्वायर्ड हैं वो दोनों को कंप्लाई करके तभी आगे डील को प्रोसीड कर सकते हैं। अब आगे डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन। डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन में क्या होता है, जो भी कोई कागज़ी कार्रवाई है, जैसे लेट्स सपोज अगर आपके जैसे प्लानिंग एक्ट का हमने बोला कि सेवरेंस होनी चाहिए, कंप्लाई करना चाहिए, उसमें डॉक्यूमेंट्स के प्रिपरेशन में आ रहा था कि वो सब होने चाहिए पूरी। एंड सेकेंडली क्या होता है, समटाइम्स क्या होता है, सेलर की जो नया बायर है उसकी मॉर्गेज सेलर ही करवा के दे रहा है या सेलर ही उसको मॉर्गेज दे रहा है, तो उसमें क्या होता है, वो सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जितने भी डॉक्यूमेंटेशन हैं वो सारे बायर को प्रोवाइड करके देगा, जैसे कि बायर कैन गो अहेड। रेजिडेंसी,
अब रेजिडेंसी में क्या होता है, अगर कोई बायर है जो इंटरनेशनल बायर्स है, काफ़ी मैसेजेस आते हैं कि वी वांट टू बाय अ प्रॉपर्टी एंड ऑल दैट कनाडा में। पहली बात, प्रॉपर्टी लेने से आपकी पीआर नहीं होगी, बट अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप इंटरनेशनल बायर्स हैं या आप वर्क परमिट पे हैं या आप स्टूडेंट वीज़ा पे हैं, तो आपके ऊपर टैक्स लगता है उस प्रॉपर्टी को ख़रीदने का, जो कि नॉन रेजिडेंस टैक्स होता है। तो उस बारे में एक क्लॉज है। फिर अगला आ गया एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट में क्या होता है, क्लोजिंग डेट वाले दिन, लेट सपोज मैं सेलर हूँ, मैंने पूरे साल का टैक्स पे करा हुआ है, बट क्लोजिंग मेरी 6 महीने साल में 6 महीने बाद ही हो चुकी है, तो जो 6 महीने का रिमेनिंग टैक्स मैं भर चुका हूँ, वो सारी एडजस्टमेंट्स हो जाएंगी। या अगर मैं क्लोजिंग कर रहा हूँ 15 तारीख को मिडल ऑफ द मंथ में, बट मैंने अपने सारे मंथली बिल ऑलरेडी पे कर चुका हूँ, तो उस क्लोजिंग वाले दिन जितने भी एक्स्ट्रा पैसा सेलर दे चुका है उस प्रॉपर्टी में, वो सारा लॉयर कैलकुलेट करके एडजस्ट करके उसको रिफंड कर देगा सेलर को वापसी। द प्रॉपर्टी असेसमेंट, इट्स फेयर एंड सिंपल कि जो भी प्रॉपर्टी टैक्सेस होते हैं एनुअली ontario गवर्नमेंट उसको असेस करती है एंड इट टेंड्स टू बी चेंज्ड। टाइम लिमिट्स, जैसे हमने कहा कि क्लोजिंग अरेंजमेंट्स के ऊपर हमने पढ़ा था क्लॉज में, इसमें मतलब ये है कि जो भी डेट है क्लोजिंग की, वी शुड बी रिस्पेक्टफुल ऑफ दैट, एंड बायर अगर नेग्लिजेंस करता है उस डेट पे, टाइम लिमिट पे क्लोज नहीं होता, देन बायर इज लायबल टू लूज द डिपॉजिट और मे गेट सूड बाय द सेलर। टेंडर, टेंडर मीन्स जो भी पैसा डील्स के ट्रांजेक्शन में ट्रांसफ़र होगा, वो किसी पर्सनल चेक या फिर पर्सनल बैंक अकाउंट से नहीं होगा, लॉयर के ट्रस्ट अकाउंट में जाएगा और लॉयर ही आगे ट्रांसफ़र करेगा उसको। लेट्स सपोज बायर देगा लॉयर के अकाउंट में और लॉयर से देगा सेलर के अकाउंट में। फैमिली लॉ एक्ट, फॉर एग्जांपल सेलर इज़ मैरिड, मिस्टर एंड मिसेस स्मिथ। मिस्टर स्मिथ टाइटल पे है प्रॉपर्टी में, मिसेस स्मिथ टाइटल पे नहीं है, बट मिस्टर स्मिथ कैन ओनली सेल द प्रॉपर्टी अगर मिसेस स्मिथ से उसको स्पाउसल कॉन्सेंट मिलेगा, कॉन्सेंट फ्रॉम अ स्पाउस टू सेल द प्रॉपर्टी। UFFI, इट्स अ यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड, विच मीन्स कि इट्स नॉट गुड फॉर योर बॉडी। सो अभी ये बंद हो चुका है, तो इस क्लॉज का मतलब ये है कि जो प्रॉपर्टी आप बेच रहे हो या ख़रीद रहे हो, उसमें यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड के थ्रू इंसुलेशन नहीं हुई। लीगल एंड अकाउंटिंग एनवायरमेंटल एडवाइस, इट मीन्स कि जो ब्रोकरेज है, वी आर नॉट हेयर टू प्रोवाइड यू एनी लीगल, टैक्स और एनवायरमेंटल एडवाइस, यू हैव टू गो फॉर प्रोफेशनल्स फॉर दैट। कंज्यूमर रिपोर्ट्स, जो भी बायर ने प्रोवाइड करा गया हमें कंज्यूमर रिपोर्ट, क्रेडिट कार्ड वगैरह, वो सारी इसी ट्रांजेक्शन के लिए प्रोवाइड करी है, नॉट फॉर एनीथिंग एल्स। अग्रीमेंट इन राइटिंग, अब इसमें क्या होता है, जो भी आप ऑफर के साथ स्केड्यूल में ऐड करते हो, विच इट कैन सुपरसीड एनीथिंग इन द क्लॉजेज विच आर मेंशन्ड अबव, विच मीन्स हम कहते हैं कि सर्वे इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर द सेलर टू प्रोवाइड, राइट। बट अगर मैं स्केड्यूल में डाल दूंगा कि सर्वे के बिना आई विल नॉट गो अहेड एंड फुलफिल द कंडीशंस टू बाय द प्रॉपर्टी, देन सेलर इज़ लायबल टू प्रोवाइड द सर्वे। टाइम एंड डेट, तो इसमें क्या रहेगा, जो भी प्रॉपर्टी आप खरीदते हो, लेट्स सपोज मैं राइट नाउ आई एम इन किचनर ओंटारियो, आई बाय द प्रॉपर्टी इन अल्बर्टा, तो जो वहाँ का टाइम जोन है, मेरे को वहाँ के हिसाब से सारी टाइम एंड डेट डालनी पड़ेगी प्रॉपर्टी पे। सक्सेसेस एंड असाइंस, इट मीन्स अगर दो बायर्स हैं, दो सेलर हैं, अगर लेट्स सपोज सेलर में से किसी एक की डेथ हो जाती है अनफॉर्चुनेटली, तो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि डील जो फर्म है उसको क्लोज करा जाएगा। तो उस केस में क्या रहेगा, सेलर्स का जो रिमेनिंग सेलर है, वो उनकी फैमिली से या लॉयर से डिस्कस करके जो भी उनकी आखिरी विश है या विल है, उसको कंसिडर करते हुए डील को आगे प्रोसीड करा जाएगा। सो क्लोजेस सारे हमारे हो चुके हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग गाइस।